गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर क्लास 12 में हम बात कर रहे थे गाउस लॉ और उसके अनुप्रयोगों के बारे में। ठीक है, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था, कूलॉम के नियम से गाउस का नियम, गाउस के नियम से कूलॉम का नियम प्राप्त करना। सेकंड अनुप्रयोग पढ़ाया हमने अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीसरा पढ़ाया था हमने अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यानी कि हमने आपको 3 एप्लीकेशन पढ़ा दी है। चौथी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। चौथी एप्लीकेशन है बच्चों अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग यानी कि हमारा टॉपिक हुआ। क्लियर? क्या है बच्चों? अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट पे लिख लें, क्योंकि इससे पहले वाला अनुप्रयोग जो था वो अचालक परत का था। यहां पर चालक पट्टिका है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों अपरिमित का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, जिसकी कोई परिसीमा नहीं हो वो अपरिमित होता है, यानी कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम यहां क्या करेंगे कि अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका जो है उसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम उसका ये जो अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका जो है, इस चालक पट्टिका का कुछ भाग मानेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा भाग लिया ऐसे, ठीक है, ये छोटा सा भाग है बच्चों, ऐसे लिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा बन गया, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ऐसा। जी ठीक है, तो बच्चों ये पट्टिका किस तरह से है उसके बारे में बताता हूं। चालक पट्टिका है ये, और चालक के लिए आपको, ठीक है, एक बात पता होनी चाहिए जिसके बारे में हम पहले भी लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है बच्चों? आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। यहां पर मैं अब आपको बताता हूं, मैंने इस अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका जो है, इस चालक पट्टिका का एक भाग लिया है। जैसे आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने ये बुक ली है जैसे, ठीक है, आप समझो कि ये अपरिमित आवेशित जो चालक पट्टिका है उसका कुछ भाग यानी कुछ एरिया मैंने लिया है, ये रहा। ठीक है, इसके सामने यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने जो चित्र बना रखा है उसको आप देखें। जब मैंने इस चालक पट्टिका पर को आवेश दिया तो आवेश यहां फैल गया, यहां फैल गया, यहां पर भी आ गया। ठीक है, यहां भी आया है और यहां भी आया है। तो देखो, अब इसके सामने किसी बिंदु पर, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों बात क्या है, चालक की एक विशेषता होती है कि चालक के अंदर यहां पर आवेश नहीं है, लेकिन इस सतह पर है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो वो यहां फैलेगा, सतह पर फैलेगा, ऊपर ऊपर। ठीक है, जिसको हम ऊपर ऊपर बोल सकते हैं, वहां पर, ठीक है, ये आवेश जो है चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, जैसे ये फैला हुआ है। देखो यहां पर अंदर मैंने, ठीक है, कोई आवेश नहीं बनाया है, क्योंकि चालक के अंदर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन बराबर क्या होती है बच्चों, 0। ये थोड़ा सा आगे वाली जो अनुप्रयोग होगा उसके अंदर आएगा विषय। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो ये जो चालक है, चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक क्षैतिज बेलन की कल्पना करेंगे, जैसे ये बेलन की कल्पना मैंने कर दी, ठीक है। अब बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हो कि इससे पहले भी हमने अपरिमित आवेशित अचालक परत के लिए भी बेलन की कल्पना करी थी, ठीक है, ऐसे। देखो तो बच्चों जैसे ही हम इस क्षैतिज बेलन की कल्पना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्षैतिज बेलन की जो लंबाई होगी वो तो 2r लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये r पार, यहाँ पर एक अल्पांश मानेंगे। हम ये भी जानते हैं कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश ds ऐसे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ऐसे होगी, दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई और ये ds हो गया, दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये ds सदिश और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस वृत्ताकार भाग को हम S1 बोलते हैं, इस वृत्ताकार भाग को हम S2 बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वृत्ताकार भाग होता है, जो घुमा हुआ होता है, इसको हम S3 बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, वही बात, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो ये चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि कोई आवेश अंदर नहीं होगा, इस चालक पट्टिका की सतह पर होगा। तो यहाँ हमने अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका का कुछ भाग लिया है। क्या लिया है, कुछ भाग लिया है। तो जैसा मैंने फिगर बनाया, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिखेंगे क्या। जो चित्र में दिख रहा है वो आपको लिखना होता है। तो हम बोलेंगे चित्र के अनुसार अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कुछ भाग को दर्शाया गया है। इस भाग के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम बेलनाकार, क्षैतिज बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे कि बिंदु P इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के वृत्ताकार भाग पर आ जाता है। तो दोनों वृत्ताकार भागों पर माने गए अल्पांश S1 व S2 के लिए माने गए अल्पांश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण थीटा = 0 प्राप्त होता है। परंतु जो वक्र भाग होता है, वक्र भाग के लिए माने गए अल्पांश सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के मध्य कोण थीटा = 90 डिग्री होता है। तो फ्लक्स की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा। तो हम लिखेंगे फाई = फाई बेलन। फ्लक्स की परिभाषा से बेलन से जुड़ा हुआ फ्लक्स, फाई बेलन क्या आएगा बताओ। S1 के लिए लिख रहे हैं E ds cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds cos 0, ये S2 के लिए लिखा, प्लस S3 के लिए लिख रहे हैं इंटीग्रेशन S3 E ds cos 90, ठीक है। तो देखो ये S1 के लिए, ये S2 के लिए और ये प्लस S3 के लिए। तो फाई बेलन बराबर क्या हुआ बच्चों, पहला E बाहर इंटीग्रेशन S1 ds प्लस E इंटीग्रेशन S2 ds प्लस 0, क्योंकि इसमें तीसरे वाले S3 के लिए 90 cos 90 मीन्स 0। तो फाई बेलन = होगा E, ठीक है, E इंटीग्रेशन S1, इस S1 के लिए लिखेंगे S प्लस ये E, इस इंटीग्रेशन S2 के लिए भी लिखेंगे S, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, ये 2ES हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लॉजिक देंगे, इंटीग्रेशन S1 ds = इंटीग्रेशन S2 ds,
ठीक है, इज इक्वल टू एस, क्या माना अपन ने, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, माना आपने, ठीक है। तो यहां पर ये लॉजिक देने के बाद आपने यहां पर इंटीग्रेशन ds को s1 मान लिया, इंटीग्रेशन ds को s2 को भी s मान लिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन s1 ds मीन्स ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इंटीग्रेशन ds मीन्स ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने s माना है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी हमने s माना है, ठीक है। तो अब बच्चों हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 जो हम किससे बनाते हैं, फ्लक्स की परिभाषा, वो हमारी बन चुकी है। और समीकरण नंबर 2 जो हम बनाएंगे, ठीक है, वो किससे बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे गाउस के नियम से। अब देखो यहां पर ये जो मैंने चित्र बनाया था, तो गाउस के नियम से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब बच्चों तो फाई बेलन गाउस के नियम से क्या होगा बच्चों बताओ। जो हमारा क्षैतिज बेलन था, ठीक है, मैं एक छोटा सा फोटो यहां पर बना देता हूं, छोटा सा ऐसे था वो, ठीक है, ऐसे ताकि आपको ये बात समझ में आए कि इस क्षैतिज बेलन के मध्य कितना आवेश गया है। यहां पर देखो आप, जब ये बेलन आर पार हुआ है तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S था, ये भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। और हम जानते हैं जब क्षेत्रफल की बात होगी तब हम बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, सिग्मा। तो यहाँ पर ये जो बेलन जब आर पार हुआ तो यहाँ पर देखो ये जो परत है, इस परत में छेद हुआ, इस परत में छेद हुआ, कितने आकार का, S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर ये जो S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इस पर आवेश था सिग्मा S, इस पर भी आवेश था सिग्मा S, तो टोटल कितना हुआ, 2 सिग्मा S आवेश हुआ, डिवाइड बाय क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो बच्चा लोग आपको ध्यान देना चाहिए कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है, को हम क्या कर देंगे, दोनों ही बैलेंस से जुड़े हुए फ्लक्स को बता रही हैं, इसलिए समीकरण नंबर 1 थी आपकी 2ES और समीकरण नंबर 2 है आपकी 2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो S से S हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम दिशा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे OP के अनुदिश, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखें आप, सुने। बात यह है बच्चों कि यहां पर भी ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि हमने, ठीक है, हमने वो जो पट्टिका थी उस पट्टिका से R दूरी पर, उस पट्टिका से R दूरी पर ये बिंदु P हमने माना था, वो जो दूरी है यानी पट्टिका से जो दूरी है वो कहीं भी इस सूत्र के अंदर नहीं आती है। यानी अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है, ये R और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो वापस से जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखें आप। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी, वापस से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। क्या रिपीट करना चाहता हूं, इसी को रिपीट करना चाहता हूं, अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो ये एक मैंने थोड़ा सा मैं इस साइड में बनाता हूं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा चित्र बनाऊंगा, छोटा चित्र बनाने से बोर्ड पे लिखने में आसानी हो जाती है, आपको ये जो समीकरण है वो पूरी दिखेंगी, ठीक है। इसलिए ये मैंने पट्टिका अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका जो है उसका एक छोटा सा भाग लिया है। वापिस से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसके लिए ये जो पट्टिका है, ये
यहां से हमने आर दूरी पर, ये बिंदु आपको ओ लेना है, इस आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इस तरह से एक क्षैतिज बेलन की कल्पना की। ये जो क्षैतिज बेलन है, ठीक है, इस क्षैतिज बेलन का ये बिंदु P कहाँ आ गया, इस क्षैतिज बेलन के वृत्ताकार भाग S1 पर आ गया। ये दूसरा वृत्ताकार भाग हो गया S2। यहां पर एक अल्पांश मानेंगे तो उसके लिए ds सदिश और E सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश और dA सदिश एक ही दिशा में होंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप एक अल्पांश मानेंगे तो ये dA सदिश ऊपर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज दिशा में, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम S मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बच्चों, ये वाला भी S है और ये वाला भी S। ठीक है, तो हम यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, मैं एक बार फिर से लैंग्वेज बोलता हूं, ठीक है, जो दिख रहा है वो हमको लिखना होता है। चित्र के अनुसार अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कुछ भाग को दिखाया गया है। इस पट्टिका के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्षैतिज बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, इस बेलन की लंबाई 2r तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। माना कि इस बेलन की लंबाई 2r तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। तो ठीक है, इस बेलन के वृत्ताकार भाग S1 के लिए माने गए अल्पांश सदिश ds सदिश व E सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर 0 है। इसी प्रकार इस वृत्ताकार भाग S2 के लिए माने गए अल्पांश के लिए ds सदिश व E सदिश के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू 0 है, तथा वृत्ताकार भाग के लिए माने गए अल्पांश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। इसलिए फाई बेलन बराबर इंटीग्रेशन E ds cos 0 प्लस E ds cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds cos 90। ठीक है, तो फाई बेलन, अब आपको पूरी इक्वेशन अच्छे से दिखेंगी। यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0, तो ये E बाहर इंटीग्रेशन ds, फिर दूसरे के लिए भी E बाहर इंटीग्रेशन ds, क्योंकि यहाँ भी cos 0 है और यहाँ भी cos 0 है, दोनों के लिए बन। यहाँ पर cos 90 है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमने क्या मान रखा है, S1 ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 ds इज इक्वल टू S माना। ये क्या माना आपने, S1 वृत्ताकार भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और S2 वृत्ताकार भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो फाई बेलन इज इक्वल टू हुआ ES प्लस ES बराबर हो गया 2ES, समीकरण 1। ठीक है, अब बच्चों ये जो बेलन आपको दिख रहा है, इस बेलन के लिए इस बेलन से जुड़ा हुआ फ्लक्स गाउस के नियम से हम निकालेंगे। तो इस बेलन ने देखो ये S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का छेद यहाँ किया। यहाँ पर ये जो पट्टिका है बच्चों, इस पट्टिका के एकांक क्षेत्रफल पर यदि आवेश का मान सिग्मा है तो इस S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आवेश का मान हुआ सिग्मा S। ऐसे ही यहाँ पर भी S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के आवेश क्षेत्रफल पर आवेश हुआ सिग्मा S। तो ये इस बेलन के अंदर ये वाला आवेश गया और ये वाला आवेश गया, ये दो आवेश चले गए, यानी कि गाउस के नियम से। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, गाउस के नियम से फाई बेलन बराबर कितना होगा, 2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट की समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही बेलन से जुड़े हुए फ्लक्स को बताती हैं, दोनों ही बेलन से जुड़े हुए फ्लक्स को बताती हैं। इसलिए समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, 2ES बराबर 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस एस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हुआ आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सदिश चिन्ह लगा दें तो OP के अनुदिश। अब बच्चों बात क्या है, अगर इस सूत्र में हम देखते हैं कि कहीं भी पट्टिका से बिंदु P की दूरी, जिस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसकी पट्टिका से R दूरी थी, जो भी सूत्र में नहीं आती है। इसका मतलब बिंदु की पट्टिका से जो दूरी है उसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब पट्टिका से के आसपास के बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कांस्टेंट होगी और उसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब बच्चों बात क्या है, देख यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना बहुत जरूरी है। एक तो थी बच्चों अचालक आवेशित, यहां पर ये बात करना जरूरी है, आवेशित अचालक परत, और एक थी आवेशित चालक पट्टिका। ठीक है, ये दो थी, ध्यान दें इन पर। आवेशित अचालक परत, आवेशित चालक पट्टिका, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो मैं पट्टिका का फोटो बनाता हूं, देखें आप, ऐसे मैंने पट्टिका का फोटो बनाया। तो अगर आप यहां देखें तो एक आवेश की लेयर यानी परत ये रही और एक आवेश की परत ये रही, यानी यहां पर आंसर लिख देता हूं पहले, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर जो अगर परत की बात करें हम, तो केवल आवेश की एक परत थी, ऐसे ये परत थी एक। और अगर हम यहां बात करें तो आवेश की एक परत ये रही, ये एक परत ये रही और एक परत ये रही, दो परत थी, ठीक है। तो दो परत हो आवेश की तब तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये दो परत किस में मिलेंगी आपको, चालक पट्टिका में। और अगर आवेश की एक परत हो तो उसको बोलेंगे हम आवेशित अचालक परत, उसके लिए आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक परत की, दो परत के लिए आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल कंसेप्ट में भी ये बात बहुत काम में आती है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन कि ये दो चालक प्लेटें हैं, समानांतर रखी हुई हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, दोनों के मध्य की दूरी d है। हालांकि ये समानांतर प्लेटें हैं, लेकिन जो समानांतर प्लेटें से मतलब संधारित्र की प्लेटें हैं। संधारित्र क्या होता है, जो पहली बार या एक्चुअल में जो बोर्ड के बच्चे हैं 11th से जस्ट 12th में आए हैं, 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट हैं, तो वो आगे वाला जो चैप्टर है, इसके बाद तीसरा चैप्टर तो वैद्युत विभवांतर होगा, उसके बाद चौथा चैप्टर जो है वो संधारित्र का होगा। तो ये संधारित्र की दो चालक प्लेटें हैं, ठीक है। इनकी प्लेटों के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, आपके इस चैप्टर में भी, आपके बोर्ड की बुक में भी ये क्वेश्चन है। एक बिंदु मैंने लिया ए, यहाँ एक इधर ले लिया हमने बी, और एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू देने की जगह मैं इनको प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दे देता हूँ। प्लस सिग्मा का मतलब है कि ये जो चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका पर धनात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी आवेश का मान धन है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान सिग्मा है। ऐसे ऋण सिग्मा का मतलब हुआ
कि यहाँ पर ये जो चालक पट्टिका है इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान ऋणात्मक है। ठीक है, अब बच्चों आपसे कहा जाता है कि बिंदु ए, ये रहा ए, बी और सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक परत हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है बच्चों? दूर की ओर होती है। किधर होती है? दूर की ओर। प्लस है तो दूर की ओर। तो ये मैंने लिख दिया E1, किसके कारण? प्लस के कारण। और ये जो माइनस है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खुद की ओर ही होगी, तो ये मैंने लिख दिया E2। ठीक है, अब E1 का मान कितना है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E2 का मान भी कितना है? सॉरी, एक परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 का मान कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बिंदु ए पर, यहां लिख देता हूं, ये बिंदु ए पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह आपने माइनस नहीं लिखा, माइनस बेटा माइनस आवेश दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है? दिशा को। देखो प्लस आवेश के कारण दिशा दूर की ओर, और माइनस आवेश के कारण, इधर देखो, प्लस आवेश के कारण मैं यूं दिशा बता रहा हूं, और माइनस आवेश के कारण भी मैं इधर ही दिशा बता रहा हूं, यानी इधर पकड़कर खींचा। तो माइनस आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है जो कि मेरी तरफ आ रही है, और प्लस आवेश के कारण जब मैं इधर आ जाता हूं तो देखो मैं इधर नहीं ले रहा हूं, दूर दे रहा हूं। प्लस आवेश के कारण तीव्रता दूर की ओर, माइनस आवेश के कारण तीव्रता खुद की ओर। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों बी पर आ जाए। प्लस आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और माइनस आवेश, ये माइनस आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ऐसे तो यहाँ पर E1 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर E2 जो है उसका मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आंसर आया? बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? 0, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया? कैंसिल। इसी तरह सी, ये देखो, ये जो बिंदु सी है इस पर प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस आवेश के कारण खुद की ओर ये E2 हो गई, ये कितनी हुई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बिंदु सी पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? 0। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो बच्चे लोग आपको मैंने अभी तक 4 अनुप्रयोग पढ़ा दिए। अब बच्चों 3 अनुप्रयोग और बच रहे हैं। ठीक है, जो कि आवेशित चालक गोलों के कारण होते हैं, जिसमें एक अचालक गोला भी होगा। तो सबसे पहले अपन 5वीं एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। 5वां अनुप्रयोग, आवेशित गोली कोश के कारण आवेशित चालक, और लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आवेशित चालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो गोली कोश है, इस गोली कोश का मतलब होता है बच्चों शुद्ध हिंदी में या अपनी बोलचाल की भाषा में खोखला गोला। कैसा गोला है ये? खोखला गोला। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हम एप्लीकेशन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले गोला बना लेते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पर गोला बना दिया है। ये कैसा गोला है बच्चों? खोखला गोला। इसकी त्रिज्या कितनी है? R। जब हम इस चालक गोले को आवेश देंगे, ठीक है, तो आवेश इस चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ये एक खोखला चालक गोला है। जब हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश इस खोखले गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
माना कि हमने इस चालक गोले को कितना आवेश दिया है, प्लस कैपिटल Q। यहां पर अब कुछ बातें जरूर समझने के लिए हैं बच्चों। बात क्या है कि ये जो प्लस आवेश जो कि चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैला है, ठीक है, ये जो चालक गोला है, ठीक है, जो कि ये जो आवेश है जो कि चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है, ये ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि ये कहाँ रखा हुआ हो, केंद्र पर। इसलिए सभी दूरियां जो हैं वो कहां से ली जाती हैं, केंद्र से ली जाती हैं। कहां से ली जाती हैं बच्चों, केंद्र से ली जाती हैं। यानी कि ये जो बिंदु P है, इसकी चालक के केंद्र O से कितनी दूरी है, R दूरी। अब बच्चों बात क्या है, देखो इससे पहले भी मैंने आपको जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी तो विद्युत बल रेखाओं में एक बात बताई थी, वो ये कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो चालक पृष्ठ से हमेशा लंबवत ही बाहर निकलती हैं। ये बिंदु O है, यहां पर कहां बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती है, ये बिंदु O, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ से हमेशा लंबवत ही बाहर निकलती हैं, लंबवत ही आपतित होती हैं। तो यहाँ पर धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं लंबवत ही बाहर निकलेंगी। ऐसे ये हमने वैद्युत बल रेखाएं बनाई, पृष्ठ से निकल रही हैं, ये देखो आप, क्योंकि आवेश जो है वो पृष्ठ पर है, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं मैंने बनाई, सब देखो ध्यान से, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाएं बन गई, ठीक है। अब बच्चों ये विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। अगर हम इन सभी विद्युत बल रेखाओं को, ठीक है, चालक गोले के अंदर, ठीक है, बढ़ाएं, क्योंकि चालक गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ये विद्युत बल रेखा, इसको डॉट 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 केंद्र तक ले जाऊं, इसको 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 डॉट 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 केंद्र तक। यहां हम डॉट 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 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0, क्योंकि यहाँ पर आवेश जो है वो चालक गोले के पृष्ठ पर है। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इन सभी विद्युत बल रेखाओं को चालक गोले के अंदर बढ़ाया जाए तो ये सभी विद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में केंद्र पर जाकर मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो चालक गोले के पृष्ठ पर जो आवेश फैला हुआ है, ये ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि ये केंद्र पर रखा हो। कहां रखा हो, केंद्र पर। तो अब बच्चों यहां पर प्रश्न है क्या, देखो हमको करना क्या है, चालक गोले, आवेशित चालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो बच्चा लोग हम यहां पर बात करते हैं, देखो ये बिंदु P था, इस बिंदु P सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अब देखो यहां पर जब बिंदु P यहां पर मैंने गोले के बाहर लिया है, तो यहां पर गोले के केंद्र से ये स्मॉल r दूरी बिंदु P तक की दूरी है और ये गोले की त्रिज्या है r, ठीक है। तो आप कहेंगे जब बाहर स्थित होगा तब कैपिटल स्मॉल r जो होगा वो बड़ा होगा किससे, गोले की त्रिज्या से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या, O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिससे कि बिंदु P गोलाकार गाउसी पृष्ठ पर आ जाए। जैसे ही ये गोलाकार गाउसी पृष्ठ पर आएगा, हम कहेंगे कि बिंदु P पर माने गए अल्पांश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण थीटा इक्वल टू कितना है, 0। एक बार मैं वापस अपनी बात रिपीट कर देता हूं, हम जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उनमें अल्पांश, माने गए अल्पांश सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य या तो कोण थीटा इक्वल टू 0 होता है या फिर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो बच्चा लोग अब यहां पर ये फिगर हमने बना दिया। अब जो आपने ये फिगर बनाया है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है वही आपको बोलना होता है। तो हम बोलेंगे चित्र के अनुसार, क्या बोलेंगे हम,
चित्र के अनुसार, ठीक है, एक गोली कोश जिसकी त्रिज्या कितनी, एक खोखला गोला, एक चालक खोखला गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर के पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस कैपिटल क्यू आवेश वितरित है। इस गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना हम करते हैं, जिससे कि बिंदु P, ठीक है, गाउसी पृष्ठ पर आ जाता है। तो P पर माने गए अल्पांश और E सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0। इसलिए फ्लक्स की परिभाषा से पहली समीकरण किससे बनेगी, फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगी, फाई गोला, इस बार बेलन नहीं है, गोला बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, E ds कोस 0। तो फाई गोला बराबर E बाहर इंटीग्रेशन ds कोस 0 की वैल्यू +1, ठीक है। तो ये फाई गोला बराबर ये E बाहर इंटीग्रेशन ds, ये E इंटीग्रेशन ds बराबर होगा बच्चों 4πr², ठीक है। यहां पर हमको लॉजिक देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ये आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² जो होता है, जहां स्मॉल r क्या होगी, गोले की त्रिज्या, ठीक है। ये जो गोलाकार गाउसी पृष्ठ माना, ठीक है। तो ये बन गई बच्चों आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हम किससे बनाते हैं, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं हम गाउस के नियम से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 हम बनाएंगे गाउस के नियम से। गोलाकार गाउसी पृष्ठ से जुड़ा फ्लक्स बराबर जो डॉट 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 गोला था, ये डॉट 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 जो गोला था, उस डॉट 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 गोले के अंदर एक आर त्रिज्या का चालक खोखला गोला था जिस पर प्लस कैपिटल क्यू आवेश हमने वितरित किया था, ऐसे। तो ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश वितरित किया था, तो इस डॉट 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 गोले के अंदर कितना आवेश हुआ बच्चों, +q, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश हो वो का उसका बीजगणितीय योग डिवाइड बाय क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, दोनों समीकरण एक ही मान को बता रही हैं, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, E × 4πr² बराबर Q/ε0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r²। ये 4πr² से भाग देंगे, ये 4πr² ε0 पहले से ही था, तो यहाँ हो जाएगा KQ/r², ठीक है। अगर हम सदिश चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे OP के अनांश, ठीक है। अब बच्चों देखो, तो हमने ये चालक गोला जो था उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला, ठीक है। कितना आया, KQ/r², ठीक है। इसका मीनिंग समझे आप, यहां पर ये r दूरी जो थी वो गोले के केंद्र से थी। इसका मतलब जो गोले पर के पृष्ठ पर जो आवेश रखा था वो कैसे व्यवहार कर रहा है, जैसे कि वो केंद्र पर रखा हो, ठीक है। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी KQ/r² होती है कि नहीं। जहां पर बिंदु आवेश कितना होता है, Q, उस बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही होता है, KQ/r²। इसका मतलब चालक के गोले, चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फैली हुई थी वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि वो आवेश चालक गोले के केंद्र पर रखा हो, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये हमने चालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला, और वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम E आउट बोल देंगे। E आउट बराबर आया आपके पास KQ/r², आउट मीन्स बाहर,
आया ओपी के अनुदिश। ठीक है, ऐसे। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से इस समीकरण को दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर यहां पर हमको दूसरी बात कही जाती है कि चालक गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब होता है सतह पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे ही बिंदु P, वापिस से मैं यहाँ एक फोटो बना देता हूं। ठीक है, ये सेंटर O, ये इस चालक गोले की त्रिज्या R। हालांकि ये इस वाले केस में, पृष्ठ पर वाले केस के अंदर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। अब ये बिंदु P जो बाहर था वो उत्तर कहाँ आ गया, पृष्ठ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हुआ, क्योंकि ये स्मॉल r गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी थी। अब ये पृष्ठ पर ही आ गया तो स्मॉल r बराबर क्या हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो रख देंगे, रखो, तो ई सरफेस बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा OP के अनुदिश। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, तीसरा और निकालना होता है बच्चों इसके अंदर। अभी ये प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जब हमने बाहर निकाला, सतह पर निकाला, यानी पृष्ठ पर निकाला, तो इस चालक गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिकलित करना हमको पड़ता होगा। तो तीसरा केस है, चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता। तो देखो ये चालक गोला लिया, ये जो चालक गोला है इसका केंद्र O है, इसके अंदर कहीं यहां बिंदु P ले लेते हैं। तो अब यहां पर हम अंदर डॉट 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 गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे ऐसे। तो हमारे साथ तो ऐसा होता था कि ds सदिश और E दोनों के मध्य कोण कितना आ जाता था, थीटा बराबर 0। अब आवेश जो है वो तो चालक गोले के पृष्ठ पर फैला हुआ है ऐसे। ये यहाँ पर इस केस में, अंदर वाले केस में आपको चित्र बनाना जरूरी है। ठीक है, और आप हमेशा याद रखो, गोले वाले एप्लीकेशन में कम से कम आपको 4 विद्युत बल रेखाएं जरूर बनानी है। कम से कम है ये, तो ज्यादा से ज्यादा बनाए तो आपकी इच्छा। ठीक है, तो यहां पर अब ये अंदर बिंदु P है, यहां पर ये केस हो जाएगा स्मॉल r ग्रेटर देन, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो हम बोलेंगे चित्र के अनुसार जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित हो जाता है तो O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या, अब ये स्मॉल r कम हो गया कैपिटल R से, स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करने पर बिंदु P गोलाकार गाउसी पृष्ठ पर आ जाता है, तो माने गए अल्पांश और E सदिश के मध्य कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0। इसलिए फ्लक्स की परिभाषा से फाई गोला बराबर गाउसी पृष्ठ है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन E ds कोस 0, तो फाई गोला बराबर कितना आया बच्चों, E इंटीग्रेशन ds। ठीक है, ठीक है, E इंटीग्रेशन ds को हम क्या लिख देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लॉजिक दे देंगे, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। क्या हुआ बच्चों, गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1। समीकरण 2 गाउस के नियम से।
बताओ, गाउस के नियम से समीकरण नंबर 2 फाई गोला बराबर क्या हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये डॉट 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 इस बार ये डॉट 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 जो गोलाकार गाउसी पृष्ठ हमने बनाया वो इस चालक गोले के अंदर है, तो अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, तो इस गोले के अंदर आवेश कितना 0/ε0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब समीकरण नंबर 1 व 2 समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे बच्चों, बता। E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0/ε0 बराबर 0। तो E इन बराबर कितना हो गया बच्चों 0, यानी E इन यानी चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है बच्चों, 0 होती। क्लियर। अब बच्चों हम आते हैं ग्राफ पर। किस पर आते हैं बच्चों, ग्राफ पर। ध्यान दें आप, हमने यहाँ पर 3 सूत्र निकाले। ई आउट बराबर KQ/R², ओपी के अनुदेश, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये कब है, बाहर, जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ई सरफेस KQ/R², ओपी के अनुदेश, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ई इन बराबर 0 ऐसे। ठीक है, ये 3 सूत्र है। अब बच्चों ध्यान दें, ये R हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई। ठीक है, ध्यान दो। अब बच्चों बात क्या है कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु उस गोले का केंद्र था, तो दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहां मान लो यहां पर गोले की सतह आ गई ऐसे। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं इस बात को कि ठीक है, इस गोले यानी कि 2 मिनट के लिए अगर मैं ऐसे गोले का भी बना दूं तो कोई बुराई नहीं है, ऐसे जैसे गोला बना दिया मैंने। हालांकि मैं बाद में बता दूंगा, ये ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने गोला बनाया आपसे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये गोले के केंद्र से हम बात कर रहे हैं, और जब हम गोले की सतह से बाहर निकल गए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER² है, यानी कि जैसे जैसे गोले के सतह से हम ठीक है बाहर निकलकर दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, इसलिए ग्राफ जो होगा वो अति प्रबल होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सतह पर, यहाँ पर जैसे ही आप स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर होंगे, इस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि इस एक्सिस पर ले रहे हैं हम, ये मैक्सिमम होगी और इसका मान होगा KQ/R²। क्योंकि जैसे ही इस गोले के अंदर आएंगे हम, तो यहाँ अंदर की बात करेंगे हम, तो E इन बराबर कितना होगा 0, इसलिए मैंने डॉट 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 बनाया है ऐसे। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप जैसे अंदर से चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है 0। अंदर चले अंदर चले अंदर चले, देखो जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये गोला, इस गोले की सतह से अंदर, केंद्र से अंदर ही अंदर चल रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहे हैं, अभी तक कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिली। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिली, तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल, हमको एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मिलेगी, KQ/R²। उसके बाद जब हम गोले से बाहर चले जाएंगे आगे, अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घटेगी इस तरह। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये ग्राफ रहेगा बच्चों। यहां पर हम ध्यान दें कि मैंने आवेशित चालक
खोखले गोले यानी कि गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करी। अब ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जो होगी अब आपकी 6 वो है आवेशित चालक। इस पे ध्यान देना, चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला वही बाहर निकालनी है। तो सबसे पहले अपन फिगर बना लेते हैं। ये मैंने एक ठोस, ठीक है बच्चों, ठोस को थोड़ा सा आप चाहो तो इस तरह से, पहले खोखला गोला था अब ठोस गोला है, तो अपन इस तरह से कर सकते हैं। ये उसका गोले का वही सेंटर, ये वही त्रिज्या, ये ओ, ठीक है। ये इस ठोस चालक गोले को प्लस कैपिटल Q आवेश हमने दिया। तो जब हम ठोस चालक गोले को प्लस कैपिटल Q आवेश देते हैं तब भी ये आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है और बाहर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिकलित करनी। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बाकी सारी चीजें तो वैसे की वैसे ही होंगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम बल रेखाओं के बारे में बात करें तो अंदर डॉट 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 से हम बल रेखाओं को बताएंगे। उसके पीछे लॉजिक है कि अंदर विद्युत क्षेत्र होता नहीं है, ठीक है, इसलिए आप बल रेखाओं को अंदर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी डॉट 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 ही बनाना है। वो डॉट 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 बल रेखाएं केवल इस बात को बता रही हैं कि इन सभी बल रेखाओं को हम गोले के अंदर केंद्र की ओर बढ़ाएं तो सभी बल रेखाएं केंद्र पर जाकर मिलती हैं ओ पर, ठीक है। तो बच्चों ये बल रेखाएं बना दी, ये फोटो बना दिया। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ठोस चालक गोला है तो सर इसके वो तो चलो खोखला था, वहां तो अंदर अगर हम आवेश देते तो वहां हवा में कैसे रुकता, ठीक है ना। लेकिन ये तो ठोस है सर, मान लो 2 मिनट के लिए कि एक इंजेक्शन में आवेश भर दिया और इसकी इंजेक्शन लगा दिया ठोस गोले के, ठीक है, अंदर आवेश दे दिया, ठीक है, तब क्या होगा सर। तो बच्चों अगर हम इस ठोस चालक गोले के अंदर भी आवेश दे देंगे तो भी वो आवेश जो है वो चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। चालक के अंदर कभी भी आवेश नहीं होता है। चालक को अगर हम आवेश देंगे तो वह आवेश हमेशा चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन वही कि सर ऐसा अंदर आवेश देंगे तो भी ऐसा क्या होगा। तो देखो इसके लिए हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे मान लो मैंने यहाँ गोला बनाया, क्योंकि ये फिगर बिगड़ जाएगा, ये गोला बनाया, ये ठोस गोला था, मैंने सपोज करो कि यहाँ पर प्लस 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 आवेश दिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ आवेश छोड़ा अंदर तो आप देखो कि ये जैसे प्लस आवेश था तो ये प्लस आवेश प्लस प्लस आवेश आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आवेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दूरी जो होगी वो चालक गोले की सतह पर उपस्थित होगी। इसलिए ये सारा अंदर दिया गया आवेश जो है वो चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा दूरी जो होगी वो सतह पर होगी, ठीक है। जिससे क्या होगा बच्चों, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये प्लस प्लस आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? इसलिए बढ़ जाएगी। कोई बार बच्चा ऐसे भी पूछ सकता है कि सर ये सतह पर ही फैल गया, उससे और आगे चला जाता है। जब दूरी बढ़नी है, प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो एक आवेश ने दूसरा आवेश को प्रतिकर्षित होता है और दूरी बढ़ती जाए। तो बच्चों बात क्या है कि चालक गोले की सतह पर पहुंचेंगे, उससे आगे ये नहीं जा सकते, क्योंकि आगे फिर क्या है, हवा, और हवा के अंदर चालक गतिशील नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी ये अंदर आवेश जो हमने दिया है वो सतह तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अंदर जो आवेश था, ठीक है, अंदर जो हमने आवेश दिया और अंदर जो था वो चालक माध्यम था, इसलिए आवेश चालक माध्यम में गतिशील हो सकते हैं, इसलिए वो अंदर से बाहर सतह तक आ गए, ठीक है।
अब बच्चों बात क्या है, आगे समझते हैं। तो देखो, इसलिए चालक गोले के अंदर भी अगर हम आवेश देंगे तो भी वो सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। हमने यहाँ पर कितना आवेश दिया है, प्लस कैपिटल क्यू। अब बच्चों वो की वही कहानी, जैसे कि ठीक है, सेम टू सेम वही कहानी है जो एप्लीकेशन नंबर 5 के अंदर थी। ठीक है, बिल्कुल वो की वही कहानी है, बस ये चित्र जो था उसके अंदर भी थोड़ा सा ही चेंज है कि इसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया, क्योंकि ये ठोस गोला में शो करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सब कुछ वो का वही, DSE ये बाहर के लिए निकाल रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, उस 5 का ही ये रिपीटेशन है, बोलते हैं। देखो, चित्र के अनुसार एक ठोस चालक गोले को प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। चित्र के अनुसार एक ठोस चालक गोले को प्लस कैपिटल क्यू आवेश देने पर आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए फ्लक्स की परिभाषा से फाई गोला, कौन सा गोला है ये, गाउसी, बराबर इंटीग्रेशन E ds कितना हो जाएगा, cos 0 फाई गाउसी। गाउसी का मतलब गाउसी गोलाकार पृष्ठ, E इंटीग्रेशन ds फिर E 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्या है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर क्या है, गोलाकार गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या होगी बच्चों, गाउस के नियम से बनाएंगे। गाउस के नियम से फाई गाउसी बराबर क्या आएगा बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। क्योंकि ये जो डॉट 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 ये गोलाकार गाउसी पृष्ठ है, इसमें कितना आवेश फैला हुआ है, चालक गोले के ऊपर, ठोस चालक गोले के ऊपर प्लस कैपिटल Q, तो ये डॉट 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 गोले के अंदर आ गया, इसलिए कुल आवेश Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बच्चों, बोलो, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगी KQ अपॉन r स्क्वायर। ये हमने E आउट निकाला है, वही दिशा OP के अनुदिश। सेम टू सेम वही आंसर आते हैं जो खोखले गोले के लिए आए थे। तो ठोस चालक गोले और खोखले चालक गोले के लिए सेम आंसर आते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। जब हम गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4, वही OP के अनुदिश। ठीक है, फिर उसके बाद E इन निकालेंगे तो E इन का मान वही 0 आएगा। वैसे के वैसे ही आप E इन के लिए एक्चुअल में एक फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर E इन का जब बनाए तो थोड़ा गोला बड़ा बना दें, इसको इस तरह से शेडेड कर देंगे और शेडेड करने के बाद ये सेंटर बता देंगे, ये बिंदु P बता देंगे। वैसे के वैसे ही फोटो बन जाएगा, बस ये शेडेड का अंतर आएगा और कुछ भी नहीं है। ये E सदिश और ये DS सदिश, ठीक है, बाकी ये प्लस 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 प्लस। ऐसे कम से कम 4 बल रेखा ऐसे फोटो बना देंगे। ये फोटो बन गया ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये बल रेखा। ठीक है, तो अब बच्चों जब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे तो समीकरण नंबर 1, यहाँ पर एक काम की बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ, वो ये, ठीक है, कि ये जो समीकरण नंबर 1 बनती है, अगर आपने देखा हो, यहाँ पर इसको मिटा देता हूं मैं, अगर आपने देखा हो तो हमने फाई गाउसी, ये समीकरण नंबर 1 बनती है गोलों में। गोले की एक एप्लीकेशन हम और पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज 6 एप्लीकेशन होगी, लास्ट वाली जो 7वीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दो,
फाई गाउसी, यानी ये गोलाकार गाउसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, जुड़ा हुआ फ्लक्स, यानी पहले फ्लक्स की परिभाषा से हम बनाएंगे, यानी समीकरण नंबर 1 जो कि फ्लक्स की परिभाषा से हम बनाते हैं, वो समीकरण हमेशा गोले की कोई भी एप्लीकेशन हो E इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर होती है। यहाँ पर कई बार बच्चा स्मॉल आर और कैपिटल आर में भी ठीक है चक्कर खा जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि गोलाकार गाउसी पृष्ठ से जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं तब पहली समीकरण जो होती है वो E इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर बनती है, और दूसरी समीकरण में हम क्या करेंगे, फाई गाउसी अंदर के लिए मैटर है तो कितना हो जाएगा 0/ε0, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखो आप ये डॉट 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 जो अंदर गाउसी पृष्ठ है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए अंदर के लिए एक्चुअल में 0/ε0, दोनों को बराबर कर देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो E इंटू 4 बराबर 0, तो E इन बराबर 0। ठीक है, ग्राफ की बात करेंगे तो वही ग्राफ आएगा, बिल्कुल वो को वही, सब कुछ सेम टू सेम, केवल चित्र में आपको शेडेड करना है, उसको ठोस गोला शो करना है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर होती है E मैक्सिमम, ऐसे इस एक्सिस पर E ले रहे हैं, गोले के बाहर निकल जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आउट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होती है, E को बढ़ाओ E को घटाओ। क्लियर? तो बच्चों लोग आज का ये वीडियो यहीं तक, काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बार बार देखकर अच्छे से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें 9079314244। ठीक है, चलो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।